जर्मनी 1945। युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन हजारों जर्मन महिलाओं के लिए असली नरक अब शुरू होता है। मित्र देशों की सेनाएं आ चुकी हैं। उम्र मायने नहीं रखती, विनती कोई फर्क नहीं डालती, कोई बचाव नहीं है। घर लूटे गए, परिवार नष्ट हो गए, सड़कों पर बेजान शरीर पड़े हैं। बर्लिन में, पूर्वी प्रूसिया में, सिलेसिया में क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। सामूहिक बलात्कार, अकल्पनीय यातनाएं, निराशा में आत्महत्याएं। माताएं अपने ही रूमाल से फांसी पर लटका दी गईं। मलबे में बिखरी छोटी बच्चियां, नदियों में तैरते शव। सब कुछ जाना गया, सब कुछ सहन किया गया, लेकिन सब कुछ चुप रखा गया। इन अपराधों को किसने अनुमति दी? इतिहास ने इन्हें क्यों छिपाया? पीड़ितों का क्या हुआ और अपराधियों का? यह युद्ध के बाद की सबसे अंधेरी हिंसा की सेंसर की गई कहानी है। तीसरे राइख की अंतिम सांस, एक साम्राज्य का पतन और अधिग्रहण का सूर्योदय। अप्रैल 1945 के अंत में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों की विनाशकारी लड़ाई के बाद अपने निर्णायक चरण में था। तीसरा राइख मित्र देशों की सेनाओं के अथक आक्रमण के आगे दम तोड़ रहा था। जर्मनी तेजी से अपने क्षेत्र खो रहा था और इसके शहर, जो कभी शक्ति के प्रतीक थे, बमबारी और गोलाबारी के लगातार प्रहारों से खंडहरों में बदल गए थे। पश्चिम से एंग्लो अमेरिकी सेनाएं ऐतिहासिक राइन नदी पार करने के बाद दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही थीं। अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सैनिक, जो क्रूर अभियानों के अनुभवी थे, उन जर्मन शहरों में प्रवेश कर रहे थे जहां सफेद झंडे चुपचाप स्वस्तिक के स्थान पर लहराने लगे थे। पूर्व से लाल सेना अथाह पीड़ा के वर्षों के साथ उग्र संकल्प लिए बढ़ रही थी। ये सैनिक केवल हथियार ही नहीं, बल्कि स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद और हजारों उजाड़ गांवों की दर्दनाक यादें भी अपने साथ लाए थे। उनका अडिग आक्रमण उस राष्ट्र की प्रतिक्रिया थी जिसने नाजी कब्जे के तहत 2 करोड़ लोगों को खो दिया था। 25 अप्रैल को एल्बे नदी के किनारे स्थित छोटे से शहर टॉरगाउ में अमेरिकी 69वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों की भेंट सोवियत 58वीं गार्ड्स रेजिमेंट के सैनिकों से हुई। ये पुरुष भले ही विभिन्न विचारधाराओं से विभाजित थे, लेकिन एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट थे। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यह एक प्रतीकात्मक संकेत था कि जर्मनी पूरी तरह से घेर लिया गया था। तीसरा राइख अब 2 अजेय सेनाओं के बीच फंसा हुआ था, जो इसकी दिशा में बढ़ रही थीं। इस बीच तीसरे राइख का अंतिम भाग्य बर्लिन में तय हो रहा था, उस शहर में जिसे हिटलर ने भव्य जर्मानिया में बदलने का सपना देखा था। 16 अप्रैल से 2 मई 1945 तक चली बर्लिन की लड़ाई उस शासन की अंतिम धुन बन गई जिसने दुनिया को अंधकार में धकेल दिया था। मार्शल जॉर्जी झुकोव, जिन्होंने 1941 में मास्को की हताश रक्षा का नेतृत्व किया था और 1943 में स्टालिनग्राद में निर्णायक जीत हासिल की थी, अब बेलारूसी प्रथम मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। 16 अप्रैल की सुबह सोवियत आक्रमण झीलो हाइट्स से भारी बमबारी के साथ शुरू हुआ। 20,000 से अधिक तोपों और कत्यूशा रॉकेट लॉन्चरों ने एक साथ आग बरसाई, जिससे क्षितिज चमक उठा और जर्मन मोर्चों को ध्वस्त कर दिया। दक्षिण से मार्शल इवान कोनेव ने यूक्रेनी प्रथम मोर्चे का नेतृत्व किया, जबकि उत्तर में कॉन्स्टेंटिन रोकोसोवस्की ने बेलारूसी द्वितीय मोर्चे के साथ बाल्टिक की ओर जाने वाले रास्तों को व्यवस्थित रूप से अवरुद्ध कर दिया। 20 लाख सोवियत सैनिक हजारों टैंकों और विमानों के समर्थन से जर्मन राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। इस विशाल शक्ति के सामने जर्मन रक्षा भले ही हताश थी, लेकिन वर्षों की युद्ध थकान और संसाधनों की समाप्ति के कारण टुकड़ों में बिखर गई थी। बर्लिन की अस्थायी रक्षात्मक व्यवस्था नाजी शासन के अंतिम विघटन को दर्शा रही थी। वेहरमाख्त के अनुभवी सैनिक, जिन्होंने कभी पेरिस पर कब्जा किया था और मॉस्को के द्वार तक पहुंचे थे, अब खंडहरों के बीच अंतिम संघर्ष कर रहे थे। उनके साथ वॉफेन एसएस की कट्टर इकाइयां थीं, जिनके सदस्यों के लिए यह अंतिम लड़ाई एक अनिवार्य हार नहीं, बल्कि उनके फ्यूरर और उनकी समाप्त होती विचारधारा के लिए आत्मसमर्पण का अवसर था। एक अंतिम हताश प्रयास में शासन ने वोल्क्सस्टर्म को संगठित किया। बुजुर्ग, जिनके शरीर पर प्रथम विश्व युद्ध के घाव थे, पुराने हथियार लेकर खड़े थे, जबकि हिटलर युवा सेना के 14 वर्षीय किशोर पेंजर फॉस्ट और खोखली अमरता के वादों के साथ युद्ध में भेजे गए थे। इन थके हुए दिग्गजों, वैचारिक कट्टरपंथियों और कमजोर नागरिकों का यह मिश्रण मित्र राष्ट्रों के आक्रमण के खिलाफ आखिरी अवरोध था। घिरे हुए शहर में युद्ध ने भयावह रूप धारण कर लिया। रक्षकों ने हर उपलब्ध स्थिति से प्रतिरोध किया, जिससे प्रत्येक इमारत एक किला बन गई।
मेट्रो सुरंगें अस्थायी शरण स्थल बन गईं, जहां आतंकित परिवार घायल सैनिकों के साथ छिपे हुए थे। अपार्टमेंट, दुकानें और चर्च ऐसे किलों में बदल गए थे जहां हर कोने में मौत छिपी थी। खंडहरों की खिड़कियों से निशानेबाज गोलियां चला रहे थे, जबकि अन्य सैनिक ट्राम और मलबे से बनी बैरिकेड्स की रक्षा कर रहे थे। हर गली, हर चौक युद्ध क्षेत्र में बदल गया, जहां मानव जीवन लगातार तोपों की गर्जना में कांप रहा था। बर्लिन के रणनीतिक बिंदु युद्ध के भीषण दृश्यों का केंद्र बन गए, जिनकी यादें जीवित बचे लोगों के मन में सदा के लिए अंकित हो गईं। मोल्ट के ब्रिज, जो शहर के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण धमन थी, को तब तक उग्र रूप से बचाया गया जब तक कि सोवियत टैंक भारी मशीन गन और एंटी टैंक गनों की गोलियों के बीच इसे पार करने में सफल नहीं हुए। नाजी सत्ता का प्रतीक राइक चांसलरी झुकोव की सेनाओं से घिर गई और इसकी भव्य संगमरमर की दीवारें सोवियत बमबारी की क्रूरता के आगे धूल में मिल गईं। राइक्सटाग, जिसे 1933 में आग लगने के बाद से कोई विधायी कार्य नहीं मिला था, सोवियत आक्रमण का प्रतीकात्मक लक्ष्य बन गया। 29 अप्रैल को सोवियत तीसरी आक्रमण सेना ने इस ऐतिहासिक इमारत पर अंतिम हमला किया। लड़ाई अभूतपूर्व क्रूरता तक पहुंच गई। जर्मन रक्षक, जिनमें कार्लोमैन डिवीजन के विदेशी स्वयंसेवक शामिल थे, ने इमारत के हर कोने में हठपूर्वक प्रतिरोध किया। सोवियत सैनिक एक एक मंजिल आगे बढ़ते गए, आमने सामने की लड़ाई में ग्रेनेड और स्नाइपर हमलों का सामना करते हुए, जो आधुनिक युद्ध की तुलना में अधिक मध्ययुगीन संघर्ष प्रतीत होता था। घंटों की जबरदस्त लड़ाई के बाद वे आखिरकार इमारत की छत तक पहुंच गए। 30 अप्रैल को सार्जेंट मिखाइल येगोरोव और मेलिटोन कांटारिया ने राइक्सटाग पर लाल झंडा फहराया, एक ऐसा दृश्य जो सोवियत जीत और तीसरे राइख के अंत का अंतिम प्रतीक बन गया। जब यह निर्णायक लड़ाई जारी थी, एडोल्फ हिटलर अपनी अंतिम घड़ियां क्लॉस्ट्रोफोबिक फ्यूरर बंकर में गुजार रहा था, जो चांसलरी के बगीचों के नीचे स्थित था। बाहरी दुनिया से कटे हुए, जब दुश्मन की सेनाएं धीरे धीरे घेराबंदी कर रही थीं, हिटलर का व्यवहार उग्र क्रोध और निराशाजनक उदासी के बीच झूलता रहा। 29 अप्रैल को उसने अपना राजनीतिक वसीयतनामा लिखा, एडमिरल कार्ल डोएनिट्ज को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, यहूदियों और जनरलों को हार के लिए दोषी ठहराया और अपनी नरसंहारवादी विचारधारा को अंत तक बनाए रखा। 30 अप्रैल को एक गंभीर विवाह समारोह में, जो नाजी शासन की भव्यता के विपरीत था, हिटलर ने ईवा ब्राउन से विवाह किया और फिर अपनी अंतिम निर्णय लिया। उसने खुद को सिर में गोली मार ली, जबकि उसकी नवविवाहित पत्नी ने साइनाइड खा लिया। उनके शवों को वफादार सहायकों द्वारा जल्दी से बगीचे में ले जाया गया और पेट्रोल से जलाया गया, ताकि वे सोवियत सैनिकों के हाथों में न पड़ें। जल्दबाजी में किया गया यह दाह संस्कार अधूरा रह गया, जिसके कारण सोवियत सेनाओं को कुछ अधजले अवशेष मिले। उनकी मृत्यु की खबर, जो शुरुआत में गुप्त रखी गई थी, धीरे धीरे बर्लिन के अंतिम रक्षकों के बीच फैल गई, जिससे मनोबल पूरी तरह से टूट गया और शहर का पतन तेज हो गया। 2 मई को जनरल हेलमुट वेडलिंग ने बर्लिन में रेड आर्मी के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। पराजय और थकावट से भरी आवाज में उन्होंने शेष बची जर्मन इकाइयों को हथियार डालने का आदेश दिया। कुछ कट्टरपंथी समूह, विशेष रूप से एसएस के सैनिक, 8 मई तक लड़ते रहे, जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे रीम्स में डोएनिट्ज द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और अगले दिन बर्लिन में इसकी पुष्टि की गई। इस विजय दिवस ने यूरोप में युद्ध के औपचारिक अंत की घोषणा की, जिससे लगभग 6 वर्षों तक चले इस विनाशकारी अध्याय का समापन हुआ। बर्लिन के लिए युद्ध की कीमत भयानक थी। 70% इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थीं। सड़कें मलबे के पहाड़ों से भरी थीं और बुनियादी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई थीं। हताहतों की संख्या भयावह थी। 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए, 80,000 सोवियत सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और हजारों नागरिक इस शहरी नरक में मारे गए। जीवित बचे लोग भूख और सदमे से जूझते हुए अब एक पराजित, अधिग्रहित और विभाजित देश में अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। मित्र देशों द्वारा जर्मनी पर कब्जे की योजना महीनों पहले फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में बनाई गई थी। क्रीमिया में एकत्र हुए रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने जर्मनी को नियंत्रण क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया, ताकि इसे पूरी तरह से विसैन्यीकृत किया जा सके और जर्मन सैन्यवाद के किसी भी पुनरुत्थान को रोका जा सके, जिसने 3 दशकों के भीतर 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया था। जर्मन क्षेत्र को विजेता शक्तियों के बीच
नक्शे पर खींची गई रेखाओं के अनुसार विभाजित किया गया। सोवियत संघ ने पूर्वी क्षेत्र सैक्सनी, थुरिंगिया, मेक्लेनबुर्ग पर कब्जा किया। अमेरिकी सेना ने दक्षिण बवेरिया, हेस्से, वुर्टेम्बर्ग को अपने नियंत्रण में लिया। ब्रिटिश सेना ने उत्तर पश्चिमी भाग नॉर्थ राइन वेस्टफालिया, श्लेस्विग होल्स्टीन को अपने कब्जे में लिया और फ्रांसीसी सेना को दक्षिण पश्चिमी भाग बार्डेन, सार का नियंत्रण मिला। बर्लिन, जो सोवियत क्षेत्र के भीतर स्थित था, को भी 4 भागों में विभाजित किया गया, जो बाद में उभरते शीत युद्ध के केंद्र में बदल गया। इस जटिल प्रणाली के संचालन के लिए मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सैन्य समिति, नियंत्रण परिषद बनाई गई। इसका घोषित उद्देश्य जर्मनी को विसैन्यकृत करना, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाना और संस्थानों से नाजी प्रभाव समाप्त करना था। इसके अलावा एक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने और अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करने की योजना बनाई गई थी, ताकि तानाशाही के लिए अनुकूल परिस्थितियां फिर से उत्पन्न न हों। हालांकि मित्र राष्ट्रों के बीच जल्द ही तनाव बढ़ने लगा, जिससे आने वाले दशकों में पूर्व पश्चिम संघर्ष की नींव रखी गई। पश्चिमी क्षेत्रों में अमेरिकी और ब्रिटिश प्रशासन ने आर्थिक पुनर्निर्माण और संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जबकि सोवियत संघ ने समाजवादी व्यवस्था लागू की, कारखानों को ध्वस्त कर सोवियत संघ में भेज दिया और एक पार्टी शासन स्थापित किया। यह वैचारिक विभाजन 1949 में 2 जर्मन राज्यों, पश्चिम में संघीय गणराज्य और पूर्व में लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माण के साथ अपने चरम पर पहुंच गया, और यह विभाजन 4 दशकों तक बना रहा। आम जर्मन नागरिकों के लिए युद्धोत्तर काल ने एक नए प्रकार के कष्ट की शुरुआत की। नाजी संस्थानों के विघटन के बाद कोई प्रभावी केंद्रीय सरकार नहीं थी और शहरों में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त हो गई। बुनियादी ढांचा पूरी तरह नष्ट हो चुका था। बिजली संयंत्र काम नहीं कर रहे थे, जल आपूर्ति प्रणाली बमबारी से ध्वस्त हो गई थी और अस्पताल दवाओं और आवश्यक उपकरणों के बिना संघर्ष कर रहे थे। आधिकारिक राशन अक्सर 700 कैलोरी प्रतिदिन से अधिक नहीं होते थे, जिससे लोग कुपोषण के कगार पर पहुंच गए। बर्लिन में लोग भोर से पहले लंबी कतारों में खड़े होकर काले रोटी के टुकड़े के लिए इंतजार करते थे, जबकि काला बाजार फल फूल रहा था। 1 किलो आलू की कीमत एक सामान्य समय के मासिक वेतन के बराबर हो सकती थी। सामाजिक अराजकता ने इस संकट को और बढ़ा दिया। लुटेरों के गिरोह खंडहरों में मूल्यवान वस्तुओं की तलाश में घूमते रहते थे। युद्ध से बिखरे परिवार, पिता मोर्चे पर मारे गए, बच्चे निकासी अभियानों में खो गए, अंधेरे तहखानों में छिपे रहते थे। अपराधियों और मित्र देशों की गश्तों से समान रूप से डरते थे, जो अक्सर अपने स्वयं के नियमों के अनुसार काम करती थीं। बुजुर्ग खंडहरों के बीच भटकते रहते थे, अपने पहचानने योग्य शहर को खोजने की असंभव कोशिश में। अनाथ बच्चों ने जीवित रहने के लिए छोटे समूह बनाए, भीख मांगते या चोरी करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। इस शक्तिशून्य और प्रशासनिक विघटन ने युद्धोत्तर जर्मनी में हिंसा और भय का माहौल बना दिया, जहां अक्सर मुक्ति और दमन के बीच का अंतर धुंधला हो जाता था। बदले की दहाड़, सोवियत क्रोध और लाल सेना का विनाश। 1945 में जर्मनी की ओर लाल सेना की प्रगति ने द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक को जन्म दिया। इस हिंसा की जड़ें और इसकी भयावहता को समझने के लिए हमें 22 जून 1941 तक पीछे जाना होगा, जब ऑपरेशन बारबारोसा के तहत जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, जिससे वह युद्ध शुरू हुआ जिसे रूसी महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध कहते हैं। पहले ही दिन से पूर्वी मोर्चे को हिटलर ने पारंपरिक सैन्य अभियान के रूप में नहीं, बल्कि यहूदी बोल्शेविज्म के खिलाफ विनाश के युद्ध के रूप में देखा। जर्मन सेनाओं ने स्पष्ट आदेशों का पालन करते हुए 70,000 से अधिक सोवियत गांवों को व्यवस्थित रूप से जला दिया, लाखों निर्दोष नागरिकों की हत्या की और संपूर्ण शहरों जैसे स्टालिनग्राद और लेनिनग्राद को महीनों या वर्षों तक चलने वाली भयावह घेराबंदियों के अधीन कर दिया, जिससे वहां के निवासियों को भूखमरी और अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ा। बाबी यार नरसंहार जैसे भयावह कांड, जहां केवल 2 दिनों में 33,000 से अधिक यहूदियों को एक गहरी घाटी में व्यवस्थित रूप से गोली मार दी गई, या सोवियत युद्धबंदियों को अस्थायी शिविरों में सुनियोजित रूप से मौत के घाट उतारना, ये दर्शाते हैं कि नाजी कब्जा कितना क्रूर था। जब सोवियत सेनाएं युद्ध में पलटवार कर रही थीं, तो वे हर दिन नई भयानक खोज कर रही थीं। यातना शिविर जिनके भट्टियां अभी भी जल रही थीं, गांवों के बाहर उथली कब्रों में पड़े शव,
और जर्मन सेनाओं की पीछे हटने की नीति के कारण पूरी तरह से जली हुई बस्तियां इन सोवियत सैनिकों के लिए, जिनमें से अधिकांश साधारण किसान और श्रमिक थे, जर्मनी सिर्फ एक सैन्य दुश्मन नहीं था जिसे युद्ध के मैदान में हराना था। यह वह राष्ट्र था जिसने उनकी मातृभूमि को तबाह कर दिया था, उनके घरों को नष्ट कर दिया था और उनके परिवारों को मौत के घाट उतार दिया था। वर्षों की रक्षात्मक लड़ाई के दौरान उनके भीतर संचित हुआ यह गहरा आक्रोश जब उन्होंने आखिरकार जर्मन सीमा पार की तो बदले की एक अटूट ज्वाला में बदल गया। सोवियत प्रचार मशीनरी ने इस सामूहिक पीड़ा को निर्मम प्रतिशोध में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभावशाली लेखक इल्या एरेनबर्ग जैसे प्रचारकों ने क्रास्नाया ज्वेज़दा, लाल सितारा अखबार में नियमित रूप से लेख लिखे, जिनमें सैनिकों को स्पष्ट रूप से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया गया। दिन मत गिनो, किलोमीटर मत गिनो, केवल उन जर्मनों की गिनती करो जिन्हें तुमने मारा है। इस तरह के संदेशों ने सैनिकों की सोच से यह अंतर मिटा दिया कि कौन सैनिक है और कौन नागरिक, जिससे सभी जर्मनों को, चाहे उनकी उम्र या लिंग कुछ भी हो, दोषी करार दिया जाने लगा। 4 वर्षों तक चली उस भयानक लड़ाई में 20 लाख से अधिक सोवियत नागरिकों की मौत के बाद बदला लेना कई सैनिकों के लिए एक नैतिक कर्तव्य बन चुका था। जब अक्टूबर 1944 में सोवियत सेना पहली बार पूर्वी प्रूसिया में दाखिल हुई तो एक ऐसी हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ जिसे नियंत्रित करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया। सबसे पहले इस कहर की चपेट में जर्मनी के पूर्वी क्षेत्र आए। पूर्वी प्रूसिया, जो अपनी समृद्ध खेती और ऐतिहासिक शहरों जैसे कोनिग्सबर्ग के लिए जाना जाता था, तेजी से पीछे हट रही जर्मन सेना और बेरोकटोक आगे बढ़ती सोवियत टुकड़ियों के बीच फंस गया। पश्चिमी मोर्चे के विपरीत, जहां जर्मन प्रतिरोध मित्र देशों के सामने तेजी से ढह गया था, पूर्व में लड़ाई अंतिम क्षण तक घोर क्रूरता के साथ लड़ी गई। अक्टूबर 1944 में नेम्मसडॉर्फ नामक एक छोटे से गांव पर संक्षिप्त समय के लिए सोवियत कब्जे के बाद जर्मन पलटवार ने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। जो दृश्य सामने आए वे भयावह थे। नागरिकों को व्यवस्थित रूप से यातना दी गई थी, लाशों को खलिहानों के दरवाजों पर कीलों से जड़ दिया गया था और युद्ध बंदियों को बिना किसी मुकदमे के मौत के घाट उतार दिया गया था। हेनरिक एम्बर्गर, जो जर्मन जांच दल में शामिल थे, ने बताया कि शरणार्थियों के काफिलों को जानबूझकर सोवियत टैंकों से कुचल दिया गया था। बिखरे हुए शव, महिलाओं और बच्चों की लाशें, जिनमें से कई के सिर पर नजदीक से गोली मारी गई थी, यातना के स्पष्ट संकेत दिखाते थे। जब अप्रैल 1945 में लाल सेना आखिरकार बर्लिन पहुंची तो शहर पहले से ही कई हफ्तों की लड़ाई और मित्र देशों की वर्षों की बमबारी के कारण तबाह हो चुका था। 2 मई को औपचारिक आत्मसमर्पण के बाद शून्य में तब्दील हो चुके सत्ता ढांचे ने नागरिकों के खिलाफ हिंसा की लहर को जन्म दिया, जिसने जर्मन सामूहिक स्मृति में एक स्थायी घाव छोड़ दिया। अनुमानों के अनुसार अस्पतालों के रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष गवाहियों के आधार पर अप्रैल से अगस्त 1945 के बीच लगभग 1 लाख बर्लिन की महिलाओं, जिनमें किशोरियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं तक शामिल थीं, का बलात्कार किया गया। इसके परिणाम विनाशकारी थे। लगभग 10,000 महिलाओं की मृत्यु या तो प्रत्यक्ष घावों, संक्रमणों या बाद में हुए आत्महत्याओं के कारण हुई, क्योंकि वे शारीरिक और मानसिक आघात से पूरी तरह टूट चुकी थीं। पत्रकार मार्टा हिलर्स, जिन्होंने अपने अनुभव को साहसपूर्वक एक महिला बर्लिन में नामक डायरी में दर्ज किया, ने इस भयावह वास्तविकता को हृदयविदारक सटीकता के साथ वर्णित किया। सैनिक भूमिगत आश्रयों में घुसकर उन परिवारों पर हमला कर रहे थे जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बार बार परिवारजनों के सामने बलात्कार किया जा रहा था और उसके बाद समाज द्वारा लगाए गए डर और शर्म के कारण एक घुटन भरी चुप्पी छा जाती थी। उन्होंने लिखा, हम परछाइयां बन गए थे, ऐसी औरतें जो जीवितों के बीच मृत की तरह चल रही थीं। समकालीन चिकित्सीय रिपोर्टें कुछ बेहद भयावह मामलों का उल्लेख करती हैं। प्रेंजलॉयरबर्ग जिले में एक 17 वर्षीय लड़की को गंभीर शारीरिक चोटों के साथ एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लाया गया। सामूहिक हमले के बाद उसका शरीर इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि 2 दिन बाद वह दम तोड़ गई। उसकी मां, जो इस अत्याचार को देखने के लिए मजबूर की गई थी, उसी रात आत्महत्या कर ली। क्रुजबर्ग में एक लूथरन पादरी को अपनी चर्च के तहखाने में एक 45 वर्षीय शिक्षक का शव मिला, जिसने एक संक्षिप्त संदेश छोड़ा था, मैं अपने बच्चों की आंखों में नहीं देख सकती। हिंसा के और भी कई स्वरूप थे जो समान रूप से विनाशकारी थे। पूर्वी प्रूसिया में
पूरे गांवों को सर्दियों के दौरान जला दिया गया, जिससे बचे लोगों को शून्य से नीचे तापमान में ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया गया। सिलेसिया में संपूर्ण परिवारों को सामूहिक रूप से मार डाला गया, उन्हें जर्मन प्रतिरोध से जुड़ा हुआ बताकर गोली मार दी गई। बर्लिन में यौन हमलों के साथ अक्सर क्रूर यातनाएं भी दी जाती थीं। सैनिकों के चाकुओं से विकृतियां, सार्वजनिक अपमान और उदाहरण स्वरूप की गई हत्याएं। पेंकोव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति को पहले उसकी पत्नी और बेटी के बलात्कार को देखने के लिए मजबूर किया गया, फिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में गोली मार दी गई। एक ऐसा कृत्य जिसमें यौन हिंसा को मानसिक प्रताड़ना के साथ जोड़ा गया था। इस भयावहता के लिए सीधे आदेश देने का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि जोसेफ स्टालिन ने नागरिकों पर हमला करने के लिए अपनी सेना को उकसाया था, लेकिन उनकी उदासीनता ने पूरी तरह से दंड मुक्ति का माहौल बना दिया। जब युगोस्लाव नेता मिलोवान जिलास ने सोवियत अत्याचारों पर सवाल उठाया, तो स्टालिन ने ठंडे भाव से जवाब दिया, क्या तुम यह नहीं समझते कि एक सैनिक जिसने हजारों किलोमीटर तक खून और मौत के बीच मार्च किया है, उसे राहत के लिए एक औरत या शराब की जरूरत होगी? इस प्रकार की आधिकारिक सहिष्णुता, अनुशासन की कमी और नए रंगरूटों के तेजी से बढ़ते सैन्य दल के कारण इस तरह के दुर्व्यवहार को अनियंत्रित रूप से फैलने दिया गया। लाल सेना में लगभग 8 लाख महिलाएं कार्यरत थीं, जिनमें स्नाइपर, नर्स, टैंक ऑपरेटर और तोपखाने में काम करने वाली सैनिक शामिल थीं। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने पुरुष साथियों के समान ही भयावहताएं झेली थीं, और सोवियत प्रचार ने उनकी जर्मनों के प्रति धारणा को अपरिहार्य रूप से प्रभावित किया था। फिर भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि महिला सैनिकों द्वारा नागरिकों पर हमला करने की घटनाएं पुरुष सैनिकों की तुलना में नगण्य थीं। कुछ महिलाओं ने इन अत्याचारों को रोकने का प्रयास भी किया। उदाहरण के लिए, नर्स अन्ना पेत्रोवा ने वर्षों बाद यह स्वीकार किया कि उसने कोनिग्सबर्ग में एक घर को लूटे जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बंदूक की नोक पर धमकाया गया। उसने कहा, मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। यह नैतिक द्वंद्व, यह असहायता उस समय की क्रूर वास्तविकता को दर्शाता है जब कमान श्रृंखला ने शायद ही कभी इन अपराधों पर किसी को दंडित किया। सोवियत प्रतिशोध ने प्रभावित क्षेत्रों और उनकी जनसंख्या को स्थायी रूप से बदल दिया। पूर्वी प्रूसिया में 10 लाख से अधिक जर्मन नागरिक पश्चिम की ओर भाग गए। जो पीछे रह गए, उन्हें या तो व्यवस्थित हिंसा का सामना करना पड़ा या जबरन बेदखली का शिकार होना पड़ा। जब यह क्षेत्र औपचारिक रूप से पोलैंड और सोवियत संघ को सौंप दिया गया, जिससे सदियों पुरानी जर्मन उपस्थिति समाप्त हो गई। बर्लिन में मई से अगस्त 1945 के महीनों को याद किया जाता है एक ऐसे युग के रूप में जो आतंक से भरा था, एक ऐसा समय जिसे सोवियत प्रचार ने नाजी अपराधों के लिए न्यायसंगत प्रतिशोध के रूप में उचित ठहराया, लेकिन पीड़ितों के लिए यह केवल एक नए अत्याचार के रूप में महसूस हुआ, जिसमें उत्पीड़कों के चेहरे बदल गए थे, लेकिन पीड़ा की तीव्रता वही रही। छाया में विजेता मित्र देशों की सेनाओं के छिपे हुए अपराध, जबकि जर्मनी का पूर्वी भाग सोवियत कब्जे की क्रूरता झेल रहा था। पश्चिम में लोग अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के आगमन का मिश्रित भावनाओं के साथ इंतजार कर रहे थे। नॉर्मैंडी में उतरने से लेकर पेरिस, एम्स्टर्डम और म्यूनिख जैसे प्रमुख शहरों की मुक्ति तक इन सेनाओं ने नाजी शासन के सैन्य पतन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। पश्चिमी जर्मनी के कई निवासियों के लिए, विशेष रूप से राइनलैंड, बवेरिया और बर्लिन के भविष्य के पश्चिमी क्षेत्रों में, इन सैनिकों का आगमन वर्षों की तानाशाही और युद्ध के बाद राहत का प्रतीक माना जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि वे पहले के दमन से मुक्त होकर अधिक मानवीय व्यवहार का सामना करेंगे। हालांकि वास्तविकता इस आशा से काफी अलग निकली। मित्र देशों की सेनाओं के सैनिकों ने भी जर्मन नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ गंभीर अत्याचार किए। यह हिंसा एक ऐसे माहौल में हुई जहां वर्षों की युद्धकालीन घृणा, प्रशासनिक शून्यता और शारीरिक रूप से तबाह हो चुके देश की कमजोर आबादी ने दुर्व्यवहार के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा कर दी थी। इतिहासकार जे रॉबर्ट लिली के विस्तृत शोध, जो अब सार्वजनिक किए गए सैन्य अभिलेखों पर आधारित थे, यह दर्शाते हैं कि 1942 से 1945 के बीच अमेरिकी सैनिकों द्वारा यूरोप में लगभग 11,040 बलात्कार दर्ज किए गए थे। इन अपराधों की संख्या विशेष रूप से युद्ध के अंतिम महीनों और प्रारंभिक कब्जे की अवधि में बढ़ गई, जब मित्र देशों की सेनाएं सीधे जर्मन नागरिक आबादी के संपर्क में आईं।
ये हमले विशेष रूप से म्यूनिख और स्टटगार्ट जैसे शहरों में केंद्रित थे। 30 अप्रैल 1945 को जब अमेरिकी 7वीं सेना की इकाइयों ने म्यूनिख पर कब्जा किया तो कई महिलाओं ने हमलों की सूचना दी। बर्लिन में जब जुलाई 1945 में अमेरिकी सैनिकों ने विल्मर्सडॉर्फ और चार्लोटेनबुर्ग जैसे पश्चिमी क्षेत्रों का नियंत्रण लिया तो हिंसा के मामले तेजी से बढ़ गए। ऑस्ट्रेलियाई युद्ध संवाददाता ऑन्स्मार व्हाइट, जो मित्र देशों की सेनाओं के साथ अग्रिम मोर्चे पर थे, ने लिखा कि जर्मन सीमा पार करने के बाद हिंसा अचानक बढ़ गई। उन्होंने कहा कि सैनिक जिन्होंने अंजियो या हर्टगेनवॉल्ड की लड़ाइयों में अपने साथियों को मरते देखा था, अक्सर नाजी अपराधियों और निर्दोष नागरिकों में भेद नहीं कर पाते थे। वर्षों की युद्धकालीन प्रचार सामग्री के प्रभाव में कई सैनिकों के लिए हर जर्मन व्यक्ति दुश्मन का ही हिस्सा प्रतीत होता था। हालांकि अमेरिकी उच्च कमान ने स्पष्ट रूप से जर्मन नागरिकों के साथ अनौपचारिक संपर्क पर रोक लगाई थी। जनरल आइजनहावर द्वारा लागू की गई नो फ्रैटरनाइजेशन नीति के तहत फिर भी सैनिकों के बीच एक व्यंग्यात्मक कहावत प्रचलित थी, बात किए बिना संबंध बनाना कोई भाईचारा नहीं है। यह वाक्य इस मानसिकता को दर्शाता था कि यौन हिंसा को अक्सर एक स्वीकार्य तरीका माना जाता था, जिससे युद्ध के तनाव से छुटकारा पाया जा सकता था। प्रलेखित गवाहियों ने परेशान करने वाली घटनाओं के पैटर्न को उजागर किया। न्यूकोल्न जिले में 3 बच्चों की मां के साथ उसके बच्चों के सामने ही बलात्कार किया गया था। कुछ हफ्तों बाद वह इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण घरेलू रसायनों का सेवन कर आत्महत्या कर ली। विल्मर्सडॉर्फ में एक 19 वर्षीय छात्रा ने 2 अमेरिकी पैराट्रूपर्स पर हमले का औपचारिक आरोप लगाया, लेकिन पहचान के बावजूद मामला गुप्त रूप से बंद कर दिया गया, जिससे उस समय की व्यापक दंडमुक्ति का प्रमाण मिलता है। अमेरिकी सैन्य न्याय प्रणाली ने इन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई में नस्लीय भेदभाव का स्पष्ट संकेत दिया। यूरोप में दर्ज 190 मामलों में से उनमें से 29 मामलों में मौत की सजा दी गई, लेकिन इनमें से अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों के लिए थीं। उदाहरण के लिए लुइस टिल, जो 1945 में इटली में फांसी पर चढ़ाया गया था। इसके विपरीत जिन श्वेत सैनिकों पर इसी प्रकार के आरोप लगे थे, उन्हें अक्सर वेतन कटौती या स्थानांतरण जैसी हल्की सजाएं दी गईं। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा दर्ज किए गए अत्याचार तुलनात्मक रूप से कम थे, लेकिन वे भी इससे मुक्त नहीं थे। 10 मई 1945 को ब्रिटिश 7वें ह्यूसर्स रेजिमेंट के सैनिकों ने स्पांडाउ में कई घरों में जबरन घुसकर शराब और भोजन की तलाश की। इस दौरान महिलाओं के साथ हमले किए गए। एक 32 वर्षीय महिला को अगली सुबह मृत पाया गया। उसके गले पर गला घोंटने के स्पष्ट निशान थे, साथ ही यौन हिंसा के प्रमाण भी मिले। ब्रिटिश सैन्य पुलिस की एक गोपनीय रिपोर्ट में मई से जुलाई 1945 के बीच बर्लिन में कम से कम 15 औपचारिक रूप से दर्ज बलात्कारों का उल्लेख है। ब्रांडेनबर्ग गेट के पास एक 34 वर्षीय महिला का शव मिला था, जिसे बार बार हमला किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने ब्रिटिश 11वीं आर्मर्ड डिवीजन के सैनिकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए मामला बंद कर दिया गया। सबसे अधिक क्रूर घटनाएं फ्रांसीसी सेनाओं, विशेष रूप से उनकी उपनिवेशी इकाइयों गॉमियर्स द्वारा दर्ज की गईं। 16 अप्रैल 1945 को फ्राइडेनस्टैट पर बमबारी के बाद जनरल जीन डी लात्रे डी टासिग्नी की कमान के तहत फ्रांसीसी सेना ने शहर में प्रवेश किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे हिंसा का तांडव कहा। महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकालकर सार्वजनिक रूप से हमला किया गया, कुछ मामलों में उनके परिवारों के सामने, जिससे आतंक और अपमान दोनों का संयोजन हुआ। इतिहासकार पेरी बिडिस्कॉम्ब ने विस्तृत रूप से दस्तावेज किया कि अप्रैल और मई 1945 के बीच कॉन्स्टेंज में 385, ब्रुशाल में 600 और फ्राइडेनस्टैट में लगभग 500 बलात्कार दर्ज किए गए। बर्लिन में वेडिंग जिले में 8 मई को आयरनी रूप से यूरोप में युद्ध की आधिकारिक समाप्ति के दिन मोरक्को के सैनिकों ने एक भूमिगत शरणस्थल में 12 महिलाओं पर हमला किया, जिनमें से 3 को गंभीर आंतरिक चोटें आईं, जिससे उन्हें आपातकालीन शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। राइनिकेनडॉर्फ में एक अविवाहित मां को क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसके शरीर पर लंबे समय तक यातना के स्पष्ट संकेत थे। गवाहों ने इस हमले के लिए सेनेगली सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कोई औपचारिक जांच नहीं की गई। नॉर्मन नैमर्क, जो युद्धोत्तर कब्जे पर अपने प्रभावशाली अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, बताते हैं कि फ्रांसीसी औपनिवेशिक सैनिक
अक्सर सोवियत लाल सेना के कुछ हिस्सों की समान क्रूरता से कार्य करते थे। इस हिंसा को उस ऐतिहासिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित बताया गया जो वर्षों की नाजी कब्जे के दौरान इकट्ठा हुई थी, जब उनके मूल देश को विची शासन द्वारा शोषित किया गया और उनके हजारों नागरिकों को जबरन जर्मन कारखानों में गुलामों की तरह काम करने के लिए भेजा गया। तो इन सैनिकों के भीतर गहरी नाराजगी भर गई थी। इस उग्र रोष को फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया गया, जिससे जर्मनी में इन अत्याचारों के लिए माहौल तैयार हुआ। यौन हिंसा से परे मित्र देशों की सेनाओं ने अन्य गंभीर हिंसक अपराध भी किए। 29 अप्रैल 1945 को जब अमेरिकी 45वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने डाखाऊ एकाग्रता शिविर को मुक्त किया, तो सैनिकों को नाजी अत्याचारों के सबसे भयानक प्रमाण अचानक देखने को मिले। हड्डियों से भरे शवों के ढेर, अब भी गर्म भट्ठियां और कंकाल जैसे कैदी जो मृत्यु के कगार पर थे। इस दृश्य के प्रभाव में अमेरिकी सैनिकों ने अचानक 30 से अधिक एसएस गार्डों और कुछ जर्मन कैदियों को बिना मुकदमे के गोली मार दी। यह तत्काल और आत्मस्फूर्त प्रतिशोध था जो नैतिक आक्रोश और गहरी घृणा से प्रेरित था। बर्लिन में महिलाओं को, जिन्होंने साक्सेनहाउज़न जैसे शिविरों में सहायक कर्मचारी के रूप में काम किया था, पश्चिमी सैनिकों द्वारा अंधाधुंध रूप से नाजी सहयोगी के रूप में देखा गया। टेम्पलहॉफ जिले में 18 मई को एक 40 वर्षीय विधवा की हत्या अमेरिकी सैनिकों के एक समूह द्वारा कर दी गई, जिन्होंने उसके अपार्टमेंट में जबरन घुसकर उसे एक नाजी अधिकारी को छिपाने का झूठा आरोप लगाया। कुछ दिनों बाद जब उसका शव मिला तो उस पर अत्यधिक हिंसा के स्पष्ट संकेत थे, लेकिन इस घटना की कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई। शोएनबर्ग जिले में 23 वर्षीय एक युवती, जो स्वयं नाजी विरोधी प्रतिरोध समूह की संदेशवाहक रह चुकी थी, को ब्रिटिश सैनिकों ने वेयरवुल्फ, नाजी गुरिल्ला लड़ाकू होने के संदेह में क्रूर पूछताछ के बाद मृत पाया गया। उसके शरीर पर संगठित यातना के स्पष्ट निशान थे, लेकिन उसकी मृत्यु को पूछताछ के दौरान दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, जिससे किसी भी संस्थागत जिम्मेदारी से बचा जा सके। मित्र देशों की पश्चिमी सेनाओं की कमान ने इन अपराधों को लेकर एक असंगत और अक्सर सतही प्रतिक्रिया दिखाई। डाखाऊ मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल फेलिक्स स्पार्क्स के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की गई, क्योंकि यह फायरिंग उनके अधीन हुई थी। हालांकि प्रभावशाली जनरल जॉर्ज पैटन ने व्यक्तिगत रूप से इन आरोपों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि जो कुछ सैनिकों ने देखा था उसके बाद उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पूरी तरह से न्यायोचित थी। बर्लिन में औपचारिक रूप से स्थापित सैन्य न्यायालयों ने इन अपराधों की जांच में अत्यंत खराब प्रदर्शन किया। मई से अगस्त 1945 के बीच दायर सैकड़ों औपचारिक शिकायतों में से केवल 5% से भी कम मामलों में दोष सिद्धि हुई। इतिहासकार मिरियम गेबहार्ट का अनुमान है कि अधिकांश मामलों को या तो अपर्याप्त सबूत के आधार पर खारिज कर दिया गया या प्रशासनिक रूप से दबा दिया गया। पैंकोव जिले में एक 28 वर्षीय महिला ने एक ब्रिटिश सैनिक को हमले के लिए स्पष्ट रूप से पहचाना। उसने उसकी यूनिट और पद का सही विवरण दिया, लेकिन विश्वसनीय गवाहों की कमी के आधार पर मामला बंद कर दिया गया। हालांकि कई पड़ोसियों ने उसके विवरण की पुष्टि की थी। फ्रांसीसी सैनिकों के मामले में यह दंड मुक्ति और भी अधिक स्पष्ट थी। उच्च अधिकारी शायद ही कभी अपनी औपनिवेशिक टुकड़ियों पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करते थे। कई मामलों में इन अत्याचारों को युद्ध के दौरान स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। जनरल चार्ल्स डी गॉल, जिन्हें सबसे पहले इटली और फिर जर्मनी में फ्रांसीसी सैनिकों के दुर्व्यवहार की पूरी जानकारी दी गई थी, ने रणनीतिक रूप से इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना। वे अपने मुक्ति सेना की छवि को संरक्षित करने को प्राथमिकता देते थे, भले ही इसके लिए पीड़ितों की न्याय की मांग की उपेक्षा करनी पड़े। बर्लिन की लड़ाई के बाद शहर में नागरिक प्रशासन और कानूनी व्यवस्था का पूर्ण पतन इन अपराधों के लिए एक अनुकूल वातावरण बना। पूरे शहर को मित्र देशों के 4 स्वतंत्र प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था, जिससे नागरिक सुरक्षा व्यवस्था लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई थी। पारंपरिक जर्मन संस्थाएं या तो ध्वस्त हो गई थीं या पूरी तरह से प्रभावहीन हो चुकी थीं, जिससे विशेष रूप से महिलाओं को किसी भी कानूनी सहारे के बिना छोड़ दिया गया। युद्ध के वर्षों के दौरान प्रचार द्वारा संचित घृणा और प्रतिशोध की मानसिकता ने जर्मन नागरिकों को सामूहिक रूप से दोषी के रूप में चित्रित किया, जिससे अनगिनत सैनिकों को विश्वास हो गया कि वे जो कर रहे थे वह उचित प्रतिशोध था। हालांकि मित्र देशों की पश्चिमी सेनाओं द्वारा किए गए
ये अत्याचार सोवियत लाल सेना द्वारा किए गए व्यवस्थित अपराधों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से कम थे, लेकिन इन घटनाओं ने कब्जे वाले समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला। यह एक भयावह अनुस्मारक था कि मुक्ति हमेशा न्याय और सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। उन महिलाओं और नागरिकों के लिए जो इन अत्याचारों का शिकार बने, अलग अलग वर्दियों में आए सैनिकों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। उनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध का अंत एक नए प्रकार की पीड़ा की शुरुआत जैसा था, जहां दुश्मन के चेहरे बदल गए थे लेकिन पीड़ा की गहराई बनी रही। युद्ध की समाप्ति ने नाजी शासन से छुटकारा दिलाया था, लेकिन इसने मित्र देशों के भीतर मौजूद अंधेरे पक्ष को भी उजागर कर दिया, जिसे विजयी कथा में अक्सर छिपाने की कोशिश की गई। नरक के निशान, भूले हुए पीड़ितों का अनंत दुख। 1945 में सोवियत सेना और पश्चिमी सेनाओं द्वारा जर्मनी में किए गए बड़े पैमाने पर बलात्कार ने जर्मन महिलाओं को गहरी चोटें पहुंचाईं, जो शारीरिक स्तर से कहीं अधिक गहरी थीं। ये घटनाएं उनके भविष्य के जीवन और उनके समुदायों को एक ऐसे आघात की विरासत के साथ छोड़ गईं, जो दशकों तक चुपचाप बना रहा। बर्लिन, इस तबाही का प्रतीकात्मक केंद्र, जहां आधे अधूरे नष्ट हुए भवनों में अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे, जैसे कि शार्लोटेनबर्ग में स्थित प्रसिद्ध शारिट अस्पताल, जो कभी जर्मन चिकित्सा का गौरव था लेकिन अब अपनी पूर्व क्षमता के एक छोटे से हिस्से तक सीमित हो गया था, ने सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया जिन्हें गंभीर शारीरिक चोटें आई थीं। कई पेल्विक फ्रैक्चर, भीषण आंतरिक चीरे, लगातार रक्तस्राव जो अक्सर घातक हो जाते थे क्योंकि टूटे हुए शहर में बुनियादी दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और योग्य चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी थी। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस द्वारा तैयार की गई एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार कब्जे वाले शहरी क्षेत्रों में 15% तक महिलाएं व्यवस्थित यौन हमलों के बाद सिफिलिस और गोनोरिया जैसे यौन रोगों से संक्रमित हो गईं। उस समय आधुनिक एंटीबायोटिक्स नहीं थे और ये संक्रमण पुरानी जटिलताओं का कारण बन सकते थे, जो उनके प्रजनन स्वास्थ्य को स्थायी रूप से प्रभावित करते थे और गंभीर मामलों में मनोभ्रंश, प्रगतिशील पक्षाघात और अकाल मृत्यु का कारण बनते थे। बलात्कार के परिणाम स्वरूप हुए अवांछित गर्भधारण ने पीड़ितों के प्रारंभिक आघात में एक और विनाशकारी बोझ जोड़ दिया। बर्लिन में केवल पहले वर्ष के कब्जे के दौरान अस्पतालों के अधूरे रिकॉर्ड के आधार पर रूढ़िवादी अनुमानों के मुताबिक 10,000 से 20,000 बच्चे यौन हमलों के सीधे परिणाम स्वरूप पैदा हुए। कई युवा माताएं जो भावनात्मक और भौतिक रूप से असमर्थ थीं, इन बच्चों को अस्थायी अनाथालयों में छोड़ने के लिए मजबूर हो गईं, क्योंकि वे व्यापक भूख, बेघरपन और पूर्ण गरीबी के बीच हिंसा से गर्भधारण किए गए बच्चों को पालने में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से असमर्थ थीं। इन अनुभवों से हुए मनोवैज्ञानिक आघात भी उतने ही विनाशकारी थे, जिन्होंने अदृश्य लेकिन गहरी कमजोरी पैदा कर दी। असंख्य बचे लोगों ने गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, पुरानी नैदानिक अवसाद, पंगु बनाने वाली चिंता और व्यक्तिगत गरिमा की अपूरणीय हानि की भावना विकसित कर ली, जिसने उन्हें अपने पूर्व सामाजिक समर्थन नेटवर्क और समुदायों से अलग कर दिया। बर्लिन के वेडिंग जिले में 34 वर्षीय एक सम्मानित शिक्षिका, जिसके पति की हाल ही में लड़ाई में मौत हो गई थी, को कई हमलावरों ने उसके पति के शव के सामने बेरहमी से प्रताड़ित किया। एक लूथरन पादरी के विस्तृत बयान के अनुसार वह महीनों तक पूरी तरह से चुप रही। मोआबिट में एक 19 वर्षीय मरीज, जिसे एक एयर रैड शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए गए तहखाने में विशेष रूप से क्रूर हमले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बार बार कहती रही कि अब मैं किसी काम की नहीं हूं और मैं इतनी गंदी हो गई हूं कि अब जीने लायक नहीं हूं। यह उस आंतरिक शर्म और आत्म अवमूल्यन की दर्दनाक गूंज थी जो कई अन्य मूक पीड़ितों ने महसूस की। इस अनसुलझे दुख के प्रति आत्महत्या एक दुखद प्रतिक्रिया बन गई। मई से दिसंबर 1945 के बीच मित्र देशों की सैन्य अधिकारियों ने रूढ़िवादी अनुमान लगाया कि लगभग 10,000 बर्लिन महिलाओं ने विभिन्न तरीकों से आत्महत्या की। हालांकि वास्तविक संख्या संभवतः इससे कहीं अधिक थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई मामले दर्ज नहीं किए गए थे या आत्महत्या के धार्मिक और सामाजिक कलंक से बचने के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक कारणों से जोड़ दिया गया था। कुछ ने मिट्टे जिले में आंशिक रूप से नष्ट हुए भवनों की ऊपरी मंजिलों से कूदकर आत्महत्या की, कुछ ने मलबे में मिले औद्योगिक या सफाई उत्पादों से बने घरेलू जहर का सेवन किया,
जबकि कई ने बमबारी से तबाह हुए घरों की एकाकी उदासी में अस्थायी रस्सियों से फांसी लगा ली। शोनबर्ग इलाके में 3 बच्चों की 40 वर्षीय एक मां ने बार बार अपने छोटे बच्चों के सामने प्रताड़ित किए जाने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक हस्तलिखित नोट छोड़ा जिसमें दुखद ढंग से लिखा था, मैं जो हुआ है उसके साथ नहीं जी सकती। मैं अपने बच्चों की आंखों में नहीं देख सकती, यह जानते हुए कि उन्होंने क्या देखा है। यौन हिंसा के पीड़ितों के आसपास का सामाजिक कलंक इस मानवीय संकट को और बढ़ा दिया, जिसने पहले से ही असहनीय अनुभवों में एक और परत जोड़ दी। युद्ध के बाद के रूढ़िवादी जर्मनी में, जो महिला पवित्रता के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पारंपरिक मूल्यों से गहराई से प्रभावित था, बचे लोगों को अक्सर मुश्किल से छुपाए गए तिरस्कार, संदेह और अस्वीकृति के साथ देखा जाता था। समाज सामूहिक रूप से इस नैतिक तबाही के पैमाने को संसाधित करने में असमर्थ था। बर्लिन के टेम्पलहॉफ जिले में 25 वर्षीय एक युवा मां ने अपनी सास को अपने दर्दनाक हमले के विवरण बताने के बाद स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। उसकी सास ने उसे अपने व्यवहार से इसे भड़काने या यहां तक कि गुप्त रूप से इसका आनंद लेने का आरोप लगाया, जो पीड़ितों को उनके खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाली गहरी स्त्री द्वेषी मानसिकता को दर्शाता है। क्रॉयसबर्ग में 18 वर्षीय एक साहसी युवती ने एक अस्थायी स्थानीय परिषद के सामने अपने क्रूर हमले की औपचारिक रूप से शिकायत करने का प्रयास किया, लेकिन उपस्थित लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित और उपहास किया गया, जिसमें अन्य महिलाएं भी शामिल थीं जो दुश्मन के साथ जबरन यौन संपर्क से दूषित किसी के साथ जुड़े जाने से डरती थीं। इस मूक लेकिन निर्मम सामाजिक निर्णय ने अनगिनत महिलाओं को अपने अनुभवों को हताशापूर्वक छुपाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वे स्थायी रूप से अशुद्ध या इससे भी बदतर स्वैच्छिक सहयोगी के रूप में चिन्हित होने से डरती थीं, जिन्होंने अपने देश के सबसे अंधेरे समय में उसे धोखा दिया था। जेहलेंडोर्फ के समृद्ध इलाके में 30 वर्षीय एक बची हुई महिला ने अपने पैरिश चर्च में आध्यात्मिक सहायता मांगी, लेकिन पादरी ने उसे व्यक्तिगत क्षमा के लिए प्रार्थना करने और जर्मन लोगों के सामूहिक पापों के प्रायश्चित के रूप में अपने दुख को स्वीकार करने का सुझाव दिया। यह एक व्यापक मानसिकता को दर्शाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों को दोषी ठहराती थी, बजाय इसके कि केवल अपराधियों की जिम्मेदारी को स्वीकार किया जाए। इन बड़े पैमाने पर यौन हमलों के सीधे परिणाम स्वरूप पैदा हुए बच्चों को, जिन्हें विनम्रतापूर्वक शर्म के बच्चे कहा जाता था, या सोवियत कब्जे के दौरान गर्भधारण करने वाले बच्चों को और सीधे शब्दों में रूसी दुष्ट कहा जाता था, एक विशेष रूप से क्रूर नियति विरासत में मिली जो उनके जन्म से ही उनके साथ रहने वाली थी। बर्लिन के पैंको जिले में एक पुराने स्कूल भवन में स्थापित एक अस्थायी अनाथालय ने 1945 के मध्य में 200 से अधिक परित्यक्त शिशुओं को आश्रय दिया। कई माताओं ने युद्ध के बाद की अराजकता में उन्हें पालने में असमर्थ होने के कारण उन्हें वहां छोड़ दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे इस सुविधा में तैनात किया गया था ने दिल दहला देने वाली सटीकता के साथ वर्णन किया कि कैसे इन निर्दोष बच्चों को व्यवस्थित रूप से सामाजिक अछूत के रूप में माना जाता था। कोई भी उनके पास रहना नहीं चाहता था। अन्य माताएं उन्हें एक जीवित अभिशाप के रूप में देखती थीं, एक राष्ट्रीय अपमान की निरंतर याद दिलाती थीं जिसे वे भूलना चाहती थीं। विल्मर्सडोर्फ में कब्जे के शुरुआती दिनों में बलात्कार के परिणाम स्वरूप पैदा हुए एक 5 साल के लड़के को 1950 में उसके सौतेले पिता ने बेरहमी से घर से निकाल दिया, जिसने उसे स्पष्ट रूप से दुश्मन का खून और अपने वंश में घुसपैठ करने वाला रूसी दुष्ट माना, जो दया या पारिवारिक संसाधनों के योग्य नहीं था। पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं इन असहनीय आघात अनुभवों के बोझ तले अटूट रूप से टूट गईं। रेनिकेंडोर्फ में 1946 में सोवियत युद्धबंदी शिविर से अंततः लौटने वाले एक जर्मन सैनिक ने अपनी पत्नी को स्थायी रूप से त्याग दिया जब उसे पता चला कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके साथ यौन हमला हुआ था और उसके परिणाम स्वरूप एक बच्चा पैदा हुआ था। उसने उसे सार्वजनिक रूप से जीवित अपमान कहा और अपने अन्य बच्चों को ले गया। उन्हें उसकी मां के साथ किसी भी भविष्य के संपर्क से इनकार कर दिया, जिसे अब दुश्मन के साथ जबरन संपर्क के कारण दूषित माना जाता था। स्पेंडाउ में 28 वर्षीय एक महिला ने दशकों बाद उसके सामान के बीच पाई गई एक व्यक्तिगत चिट्ठी में दर्द भरे शब्दों में लिखा, मेरे पति को कभी इसका पता नहीं चलना चाहिए।
मैं इसे स्वीकार करने से पहले अपनी जान ले लूंगी। वह मुझे अपने हाथों से मार डालेगा, बजाय इसके कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जिसे हमारे विजेताओं ने छुआ हो। यह संक्षारक अविश्वास और पारिवारिक संरचनाओं का टूटना, जो पारंपरिक रूप से आश्रय और सांत्वना के स्थान थे, को अकथनीय रहस्यों और स्थायी तनावों से भरे खदानों में बदल दिया, जिसने पहले से ही गहरे आघात से पीड़ितों को सामाजिक अलगाव की एक और परत जोड़ दी। युद्ध के बाद की चरम भौतिक स्थितियों ने इन आघात के परिणामों को काफी बढ़ा दिया, जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कमजोरी का एक दुष्चक्र बन गया। बर्लिन में व्याप्त भूखमरी, जहां आधिकारिक दैनिक राशन अक्सर 1000 कैलोरी से कम होता था, एक वयस्क के लिए बुनियादी शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक आधे से भी कम उन लोगों को और कमजोर कर देता था जो पहले से ही हमलों के दौरान हुए शारीरिक चोटों से प्रभावित थे। मिट्टे जिले में 35 वर्षीय एक महिला, जिस पर लगातार 3 दिनों तक कई हमलावरों द्वारा क्रूर हमला किया गया था, युद्ध के बाद की पहली सर्दियों में निमोनिया से चुपचाप मर गई। उसके इलाज करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु का कारण शारीरिक आघात, गंभीर कुपोषण और अत्यधिक ठंड से बहुत अधिक कमजोर हो चुका शरीर, जो सामान्य परिस्थितियों में आसानी से ठीक हो सकने वाले संक्रमण से लड़ने में असमर्थ था, बताया। युद्ध के बाद के दौर में हुए बड़े पैमाने पर विस्थापन, जिसमें 12 मिलियन से अधिक जर्मन लोगों को पोलैंड और सोवियत संघ द्वारा अब कब्जा कर लिए गए पूर्वी क्षेत्रों से जबरन निकाल दिया गया था, ने पीड़ितों के दुख में एक और दुखद आयाम जोड़ दिया। कई महिलाएं, जो अपने मूल स्थानों पर प्रारंभिक हमलों से बच गई थीं, को अराजक निष्कासन प्रक्रिया के दौरान या पश्चिमी क्षेत्रों में जल्दबाजी में स्थापित भीड़-भाड़ वाले और अस्वास्थ्यकर ट्रांजिट शिविरों में नए अत्याचारों का सामना करना पड़ा। लंबे समय में इस मानवीय आपदा के प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्य के मापने योग्य संकेतकों में परिलक्षित हुए, जिसने मुख्य रूप से भौतिक पुनर्निर्माण और डीनाजीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले कब्जाधारी अधिकारियों को भी चिंतित कर दिया। 1947 में बर्लिन नगर प्रशासन द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि 20 से 40 वर्ष की महिलाओं, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर यौन हमलों से सबसे अधिक प्रभावित जनसांख्यिकी में निदान योग्य मानसिक बीमारियों की दर युद्ध पूर्व के स्तर से लगभग 30% अधिक थी, जिसे समकालीन डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से 1945 के आघात अनुभवों और उनके अनुपचारित मनोवैज्ञानिक परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया। जिन बचे लोगों ने साहसपूर्वक अपने जीवन को फिर से बनाने का प्रयास किया, उन्हें लगातार सामाजिक और संस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसने किसी भी व्यापक वसूली की संभावना को जटिल बना दिया। चार्लटनबर्ग में 26 वर्षीय एक युवती को 1946 में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में उसके काम से तुरंत निकाल दिया गया, जब उसके सहकर्मियों ने संयोग से उसके पीड़ित होने के अतीत का पता लगा लिया, जिसमें उस पर स्पष्ट रूप से दुर्भाग्य लाने और उन घटनाओं के अवांछित अनुस्मारक होने का आरोप लगाया गया जिन्हें समुदाय सामूहिक रूप से भूलना चाहता था। इस बड़े पैमाने पर यौन हिंसा से हुए सामूहिक आघात ने जर्मन सामाजिक ताने बाने पर एक गहरी छाप छोड़ी, जो सीधे पीड़ितों से कहीं आगे तक फैली और पूरी पीढ़ियों के समुदायों को प्रभावित किया। बर्लिन के आवासीय क्षेत्रों में व्यवस्थित यौन हमलों के बारे में बातचीत एक पूर्ण सामाजिक वर्जना बन गई, एक गहरी चुप्पी जिसे सभी ने मूक समझौते से माना। परिवारों ने बचे लोगों को सक्रिय रूप से चुप करा दिया, मानो पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए, लेकिन प्रभावी रूप से एक विनाशकारी सामूहिक इनकार के चक्र को जारी रखा, जिसने साझा आघात के स्वस्थ प्रसंस्करण को रोक दिया। 1949 में शोनबर्ग में एक प्राथमिक स्कूल शिक्षिका ने समझदारी से देखा कि उसकी कक्षा की प्रीटीन लड़कियां, जिनमें से कई उन महिलाओं की बेटियां थीं जिन्होंने कब्जे के दौरान यौन हमलों को झेला था, लगातार चिंताजनक संकेत दिखाती थीं, जैसे अत्यधिक चिंता, वापस लिया हुआ व्यवहार और पुरुष प्राधिकरण के प्रति अतार्किक भय, जो उनकी माताओं के अनुपचारित दर्द की पीढ़ीगत प्रतिध्वनि थी, जो बिना किसी स्पष्ट शब्दों के चुपचाप प्रसारित हो रही थी। यह पीढ़ीगत पीड़ा इस बात का ठोस प्रमाण प्रदान करती है कि कैसे 1945 के बड़े पैमाने पर बलात्कार ने दशकों तक पूरे समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ताने बाने को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे अदृश्य लेकिन गहरे निशान छोड़े गए, जो बमबारी से तबाह इमारतों के पुनर्निर्माण और जर्मन अर्थव्यवस्था के युद्धोत्तर चमत्कारिक पुनरुत्थान के बाद भी लंबे समय तक बने रहे।
चुप्पी का समझौता, दशकों की विस्मृति और वर्जित सत्य। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद के दशकों तक संघर्ष पर प्रमुख ऐतिहासिक कथा लगभग विशेष रूप से धुरी शक्तियों द्वारा किए गए अत्याचारों पर केंद्रित रही, जिसमें होलोकॉस्ट पर विशेष जोर दिया गया था। वह अभूतपूर्व अपराध जिसने औद्योगिक स्तर पर संचालित यातना शिविरों में 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों की जान ले ली। हिटलर द्वारा शुरू की गई क्रूर आक्रमणों ने वैश्विक संघर्ष को जन्म दिया और जापानी सेनाओं द्वारा नानकिंग और मंचूरिया जैसे स्थानों पर किए गए व्यवस्थित नरसंहार, जहां सैकड़ों हजारों चीनी नागरिकों को इतनी बर्बरता से मार डाला गया कि मानवीय समझ से परे था। हालांकि नाजी और फांसीवादी शासनों द्वारा किए गए अत्याचारों की अतुलनीय भयावहता को समझने के लिए यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अत्यंत आवश्यक था, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव यह हुआ कि विजयी मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किए गए अपराधों को गौण या पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। इससे एक सरलीकृत कथा बन गई जिसमें अच्छे लोग अपने पराजित दुश्मनों की पूर्ण बुराई के सामने निष्कलंक बने रहे। युद्ध के बाद की आधिकारिक प्रचार, जिसे पश्चिम और सोवियत ब्लॉक दोनों में सावधानी पूर्वक संचालित किया गया, ने विजयी सेनाओं को निर्दोष मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया, जो न्याय और नैतिक बहाली के ऐतिहासिक मिशन पर थे। इस विजयी कथा ने जानबूझकर गंभीर रूप से समस्याग्रस्त घटनाओं को छोड़ दिया, जैसे कि नागरिक आबादी पर अंधाधुंध रणनीतिक बमबारी, जिसका चरम फरवरी 1945 में ड्रेसडेन के विवादास्पद बमबारी में देखा गया, जिसमें केवल एक रात में 25,000 से 35,000 नागरिक मारे गए, या व्यापक बलात्कार और व्यवस्थित लूटपाट, जिसने जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्रों में हजारों निर्दोष पीड़ितों को छोड़ दिया, चाहे वह सोवियत क्षेत्र हो या पश्चिमी क्षेत्र। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में यह कम था, लेकिन समान पैटर्न के साथ। विजयी मित्र देशों की जीत के सबसे काले पहलुओं पर संस्थागत चुप्पी ने कई रणनीतिक कार्य किए। यह विजेताओं की नायक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ छवि की रक्षा करती थी, जो युद्ध के बाद के नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को वैधता प्रदान करने के लिए आवश्यक थी। यूरोपीय पुनर्निर्माण के समय में पूर्व दुश्मनों के बीच सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए यह कूटनीतिक जटिलताओं से बचती थी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, यह उन लोगों को न्याय और मान्यता से वंचित करती थी जो अपने मुक्तिदाताओं के हाथों पीड़ित हुए थे। उनकी कहानियों को एक ऐसी कथा के नीचे दफन कर देती थी जो अच्छाई की बुराई पर निर्विवाद जीत को दर्शाती थी और जिसमें कोई नैतिक जटिलता या बारीकियां नहीं थीं। युद्ध की औपचारिक समाप्ति के बाद के पहले दशकों में मित्र देशों की सेनाओं द्वारा किए गए अत्याचारों, विशेष रूप से जर्मन महिलाओं के खिलाफ व्यापक यौन हिंसा की किसी भी सार्वजनिक चर्चा को व्यवस्थित रूप से सेंसर किया गया, कम करके आंका गया या नव फांसीवादी प्रचार के रूप में खारिज कर दिया गया। पश्चिमी मुख्यधारा के मीडिया, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों से लेकर बीबीसी जैसे प्रभावशाली रेडियो नेटवर्क तक, ने बाबी यार या ट्रेब्लिंका जैसे प्रतीकात्मक स्थानों पर नाजी नरसंहार को मुख्य रूप से उजागर किया, जबकि बर्लिन, स्टटगार्ट, कोनिग्सबर्ग और दर्जनों अन्य कब्जे वाले जर्मन शहरों में व्यवस्थित दुर्व्यवहार की बढ़ती रिपोर्टों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया या केवल संक्षेप में उल्लेख किया। सोवियत संघ और उसके उपग्रह राज्यों में यूरोप के मुक्तिदाता और उत्पीड़ित लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में लाल सेना की आधिकारिक महिमा लगभग धार्मिक स्तर तक पहुंच गई, जिसने एक राज्य समर्थित जीत का पंथ बना दिया, जिसने जीते गए क्षेत्रों में सोवियत सैनिकों के वास्तविक व्यवहार पर किसी भी ईमानदार चर्चा को असंभव बना दिया। पूर्वी प्रशिया, सिलेसिया और पूर्वी बर्लिन की पीड़ितों की आवाजों को प्रचार के टनों के नीचे दफन कर दिया गया, जो किसी भी आलोचना को, चाहे वह कितनी भी तथ्य आधारित क्यों न हो, पीड़ितों और अपराधियों को समान स्तर पर रखने के एक संशोधनवादी प्रयास के रूप में प्रस्तुत करता था, जिससे फांसीवादी आक्रमणकारियों और समाजवादी मुक्तिदाताओं के बीच मौलिक नैतिक अंतर को मिटा दिया जाता था। 20वीं सदी के अंत तक, जब पहले प्रतिबंधित सैन्य अभिलेखों को धीरे धीरे सार्वजनिक किया गया और एंटनी बीवर, नॉर्मन नेमार्क और मिरियम गेबहार्ट जैसे इतिहासकारों की नई पीढ़ी के मेहनती शोध कार्य के बाद ये असुविधाजनक सत्य अंततः सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे। इसने युद्ध के अंत और उसके बाद की कब्जे की स्थापित कथा के कुछ पहलुओं के पुनर्मूल्यांकन को आंशिक लेकिन महत्वपूर्ण रूप से मजबूर कर दिया। अब शैक्षणिक शोध के लिए उपलब्ध दस्तावेजों ने किए गए अपराधों के वास्तविक पैमाने को
स्पष्ट रूप से उजागर किया। लाल सेना के कुछ तत्वों द्वारा बर्लिन में किए गए लगभग 1 लाख बलात्कारों से लेकर जिनका समकालीन चिकित्सा और पुलिस रिपोर्टों में विस्तार से दस्तावेजीकरण किया गया था तक, और पश्चिम में अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा किए गए हजारों समान मामलों तक, जिन्हें सैन्य न्यायिक अभिलेखों, आधिकारिक पत्राचार और व्यक्तिगत गवाहियों में खंडित रूप से दर्ज किया गया था, जो अंततः सुनने के इच्छुक श्रोताओं तक पहुंचे। हालांकि इन घटनाओं की आधिकारिक मान्यता, जो इन घटनाओं में शामिल शक्तियों द्वारा दी जानी चाहिए, 21वीं सदी में भी मायावी और गहराई से समस्याग्रस्त बनी हुई है। कुछ राजनीतिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इन ऐतिहासिक कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करना युद्ध के सभी पीड़ितों की स्मृति को उचित रूप से सम्मानित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो या उनके हमलावरों का वर्दी कैसा भी हो, और साझा सत्य पर आधारित पूर्ण ऐतिहासिक सुलह की ओर बढ़ने के लिए। दूसरी ओर कुछ लोग, जो उतने ही मुखर हैं, डरते हैं कि ऐसी मान्यता, विशेष रूप से यदि यह सरकारी स्रोतों से आती है, तो नाजी शासन के अतुलनीय रूप से बड़े अत्याचारों को नैतिक रूप से सापेक्ष बना सकती है, जिससे हिटलर और उसके सहयोगियों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को खतरनाक ढंग से कमजोर किया जा सकता है, जिन्होंने संघर्ष को शुरू किया और पूरी आबादी के नियोजित नरसंहार को अंजाम दिया। यह समकालीन बहस, जो कभी कभी उग्र हो जाती है, ऐतिहासिक स्मृति की असाधारण नैतिक और राजनीतिक जटिलता को दर्शाती है, खासकर जब यह द्वितीय विश्व युद्ध जैसे सभ्यतागत स्तर के दर्दनाक घटनाओं से जुड़ी हो। जर्मनी में जीवित बचे लोगों ने दशकों तक चुप्पी साधे रखी, न केवल सामाजिक कलंक और आंतरिक शर्म के कारण, बल्कि एक तबाह देश को फिर से बनाने और हार से टूटे समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से जोड़ने की व्यावहारिक आवश्यकता के कारण भी। मित्र देशों में, विशेष रूप से उन देशों में जिनके सैनिकों ने सीधे इन दुर्व्यवहारों में भाग लिया था, इन युद्ध अपराधों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने का मतलब होगा पीढ़ियों से सावधानीपूर्वक निर्मित वीरतापूर्ण राष्ट्रीय कथाओं को चुनौती देना, जो उन समाजों की सामूहिक पहचान में गहराई से समाई हुई हैं, जो खुद को नाजी बर्बरता के खिलाफ सभ्यता के नैतिक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। लेकिन लंबे समय तक चली आ रही चुप्पी, चाहे उसकी राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं कितनी भी समझ में आने वाली क्यों न हो, ऐतिहासिक वास्तविकता को मिटाने की शक्ति नहीं रखती। जैसा कि जर्मन इतिहासकार मिरियम गेबहार्ट ने मार्मिक रूप से लिखा है, केवल एक ईमानदार इतिहास लेखन, जो नाजी शासन द्वारा किए गए निर्विवाद भयावहताओं और उन लोगों द्वारा किए गए नैतिक गलतियों जिन्होंने न्यायपूर्वक उसे पराजित किया, दोनों को समान गंभीरता से देखता है, वास्तव में अतीत के पूर्ण सबक सीखने और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने की अनुमति देगा जो युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं का सामना करने पर हमारी सभ्यतागत दावों की नाजुकता के प्रति अधिक जागरूक हो। 1945 की घटनाओं की गूंज यूरोपीय और वैश्विक चेतना में गूंजती रहती है, एक स्थायी अनुस्मारक उन असुविधाजनक सत्यों का जिन्हें पूरी तरह से मान्यता दी जानी बाकी है, न कि स्पष्ट रूप से स्थापित ऐतिहासिक जिम्मेदारियों को सापेक्ष बनाने के लिए, बल्कि एक ऐसे युग के जटिल चित्र को पूरा करने के लिए जिसने समकालीन दुनिया को उसकी सभी नैतिक विरोधाभासों और मानवीय अस्पष्टताओं में परिभाषित किया।